कैसे बना एक शख्स रजा मुराद, कैसे बना एक शख्स ऐसा जिसको 600 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला और एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कैसे बन पाए। तो ये स्ट्रगल हमें जाननी है, सुननी है, समझनी है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आपके लखनऊ शहर की शान में एक शेर पढ़ता हूँ। ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। तो शुरुआत करें यस सर। अपनी जिंदगी के सफर की। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये आपका नाम रजा मुराद क्यों है। मुराद साहब मेरे वालिद वेटरन एक्टर, 500 से ज्यादा फिल्मों में आपने काम किया, ज्यादातर जज की भूमिका में आते थे। तो मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई और जब मैं वजूद में आया अपनी मां की कोख में, तो मेरे पिताजी ने एक सपना देखा और वो सपना ये था कि ईरान में एक बहुत ही मशहूर दरगाह है, एक शहर है वहां मशहद में एक दरगाह है इमाम रजा की। तो इमाम रजा मेरे पिताजी के सपने में आते हैं और ये कहते हैं कि इस बार तुम्हारे बेटा पैदा होने वाला है। तो मेरे पिताजी सपने में ही कहते हैं कि इस बार मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं आप पर ही नाम रखूंगा, इमाम रजा पर ही नाम रखूंगा। तो मेरी माता जी रामपुर में थी और मेरे पिताजी मुंबई में थे, तो उन्होंने खत लिखा कि इस बार हमारे बेटा पैदा होने वाला है, इमाम रजा ने आशीर्वाद दिया है और मैं उसका नाम रजा रखूंगा। तो मेरी पैदाइश से 7 महीने पहले मेरा नाम रजा रख दिया गया था। और चूंकि मुराद साहब की औलाद हूं तो रजा के साथ साथ मुराद भी जुड़ गया। अब मैं इसके माने बताता हूं आपको। रजा का मतलब होता है मर्जी, आपकी रजा है या आपकी रजामंदी है, और मुराद का मतलब मन्नत है। तो पूरे नाम का मतलब ये है कि रजामंदी की मुराद है, रजामंदी की मन्नत है। ये मेरे नाम का मतलब है। आप सवाल करते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। ग्रेट सर। तो मेरा सवाल यही है कि सर इतनी क्या स्ट्रगल रही रजा मुराद साहब की इस पूरी स्टोरी में? स्ट्रगल क्या रही, जैसे कि पहली फिल्म से लास्ट फिल्म तक किस किस तरह के चैलेंजेस आए? देखिए, ऐसा है, मेरे वाले साहब ने मुझे एक सजेशन दिया था। उन्होंने कहा कि उनके जमाने में एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे और जब हम टीनेजर हुए तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना वजूद में आया। तो मेरे वाले साहब के मशवरे पर मैंने वहां दाखिला लिया और दाखिला यूं ही नहीं लिया कि फॉर्म भरा और मेरा दाखिला हो गया। बाकायदगी से उसका ऑडिशन हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ और दोनों में मैं सफल रहा, तो मुझे वहां पर एडमिशन मिला। जहां तक परिश्रम या स्ट्रगल का सवाल है, हर इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये एक कमांडो ट्रेनिंग है। एक कहावत है कि रत लाती है हिना पत्थर पे डस जाने के बाद।
इंसान पिसता नहीं है जब तक वो जिंदगी की दुश्वारियों से दो चार नहीं होता है, वो मजबूत नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिन्हें चांदी या सोने के चमचे में कामयाबी परोसी जाती है, लेकिन कितने दिन चलती है। दिलीप कुमार जब मुंबई आए थे तो क्या लाए थे, देवानंद क्या लाए थे, धर्मेंद्र क्या लाए थे, शत्रुघ्न सिन्हा क्या लाए थे, शाहरुख खान क्या लाए थे, सब बाहर से आए। किशोर कुमार क्या लाए थे। आप में बात होनी चाहिए, और अगर आप की दुकान में सामान है तो कस्टमर आएगा आपके पास। सामान ही नहीं है, अगर उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ पानी है, तो कौन आएगा। तो ये मेरी अपनी जाती सोच है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाबी पानी है तो आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है, और अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहली ये है कि आप में टैलेंट होना चाहिए, सलाहियत। आप कोई भी जिंदगी में काम करना चाहो, आप वकील बनना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहें, आप कलाकार बनना चाहें, उसका एप्टीट्यूड, उसकी क्षमता, उसकी सलाहियत आप में होनी चाहिए। टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, टैलेंट के साथ साथ मेहनत, हार्ड वर्क, उसके बगैर कुछ नहीं होता। काम से नाम होता है और नाम से फिर दाम होता है। पहले आपको काम करना पड़ता है, काम के बाद आपका नाम होता है, फिर आपको दाम मिलता है। तो ये स्टेज होती है टैलेंट, हार्ड वर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तकदीर, किस्मत, लेडी लक, उसका होना भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है कि एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज अ बिग जीरो। अगर आपके पास टैलेंट है और कोई उसको परखने वाला नहीं है, उस टैलेंट को कोई मौका देने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं। आपका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। जैसे आप नदी में छलांग लगाते हैं तो उस किनारे तक पहुंचने के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तभी आप वहां उस किनारे तक पहुंच पाते हैं। हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आप वहीं डूब जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कला जो है वो एक बेशकीमती मोती है, और वो मोती जो है आपको सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो समंदर की तह में होता है, वहां आपको डूब के जाना पड़ता है और उस मोती को तलाश करना होता है। इसी तरह कला को पाने के लिए आपको डूबना पड़ता है। तो ये बातें जिंदगी में बहुत जरूरी है। परिश्रम, स्ट्रगल, जद्दोजहद, मैं समझता हूं कि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे और जद्दोजहद परिश्रम करने के बाद जो चीज हासिल होती है फिर वो जाती नहीं है, क्योंकि जो चीज आप मुश्किल से पाते हैं वो आसानी से नहीं जाती। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो
ये सारी बातें हैं। और स्ट्रगल में कभी आप में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। जब हम अपनी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, शो बिजनेस में आने की कोशिश करते हैं तो कोई हार्मफुल या हमारे लिए खड़ा नहीं होता। आपको जगह बनानी पड़ती है, लोगों के दिलों में जगह। मैं एक मिसाल दूंगा कि स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि खचाखच ट्रेन भरी हुई है, उसमें जगह नहीं होती। आपको पहले लटकना पड़ता है, दो पैर आपको अपने जमाने पड़ते हैं, उसके बाद अंदर आपको खड़े रहने की जगह मिलती है, फिर आप पैसे तक पहुंचते हैं, पैसे के बाद आपको सीट मिलती है बैठने की, और उसके बाद फिर आपको विंडो सीट मिलती है। तो इतने मरहलों से आप गुजरते हैं, तब तक आप वहां पहुंचते हैं। तो स्ट्रगल भी वही है, परिश्रम भी वही है कि आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और आप किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा, हम नमाज पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, हम हज पर जाते हैं, हम अपने लिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह की, ईश्वर की मखलूक के लिए हम क्या करते हैं? अल्लाह की जो मखलूक है, ईश्वर के जो बंदे हैं, उन्हें खुश करने के लिए हमारा क्या योगदान है? और अगर ऊपर वाले ने आपको कुछ दिया है तो जिंदगी में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, सबसे पहला उनका हक है। सबसे पहले आपको उनकी मदद करनी है। तो सिर्फ स्ट्रगल किया आपने, बहुत पैसे बना लिए, लेकिन आम आदमी को क्या फायदा हुआ उसका? आम आदमी के लिए आपने क्या किया? ये भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक मिसाल है कि फलदार पेड़ जो है वो हमेशा झुका होता है कि आपका हाथ जो है फल तक पहुंच सके, इसलिए वो झुका होता है। तो फलदार पेड़ की तरह रहिए, झुकिए, और झुकने से जो है इंसान ऊपर वाले की नजर में और ऊंचा हो जाता है। और दूसरी बात और है, अगर आप जिंदगी में किसी को झुकाना चाहते हैं तो आप गर्दन पकड़ के नहीं झुका सकते, पहले आपको खुद झुकना पड़ेगा, फिर सामने वाला। तो ये सारी बातें हैं जिंदगी में जो हमने खुद सीखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आपको लोगों की इज्जत करनी होगी। उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये जो सोसाइटी है, ये जो दुनिया है, ये जो माशरा है, हर एक्शन पे ये रिएक्ट करती है, हर एक्शन पर यहाँ रिएक्शन होता है। क्या बात है। जैसे कहते हैं ना, टैलेंट होना चाहिए, दूसरी चीज कही मेहनत होनी चाहिए, और तीसरी चीज है किस्मत होनी चाहिए। टैलेंट और मेहनत हुई तो ये 99% है, किस्मत 1% है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी सर, ये इतनी सारी फिल्में करने और सभी में आपके टॉप एक्सपीरियंसेस कौन से रहे? कौन सी आपकी बेस्ट फिल्म रही और वो क्यों रही सर? मैं इस पर भी आता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि आप में टैलेंट भी है, आप मेहनती भी हैं,
लेकिन लेडी लक आपका साथ नहीं दे रही, तकदीर आपका साथ नहीं दे रही। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना के साथ, मेरी नमक हराम, और उसमें मैंने एक शायर का रोल किया था। तो राजेश खन्ना एक गाना भी गाते हैं, मेरे इंतकाल से पहले मैं शायर बनना, मैं चला मैं चला। तो वो फिल्म हमने की 1973 में, और हमारा काम बहुत नोटिस हुआ। आप में से तो 90% लोग इस दुनिया में होंगे ही नहीं जब नमक हराम जिंदगी थी 1973। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे काम करते हुए 52 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। जितनी भी मुझे फिल्में अपनी याद हैं जो रिलीज हुई हैं, मैं उन फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो रिलीज नहीं हुई। जो जनता की अदालत तक पहुंची है वो 576 फिल्में मेरी लग चुकी हैं। तो 73 में वो फिल्म लगी, बड़े अच्छे रिव्यूज मिले, बहुत तारीफ मिली, लेकिन झोली में सिर्फ तारीफ आई, काम नहीं आया। और मैं किसी को उसका जिम्मेदार भी नहीं ठहरा था। मुझ में कमियां होंगी इसलिए काम नहीं मिल रहा होगा, और मैंने उन कमियों पर गौर किया। तो जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है वो नहीं थी। जैसे स्क्रीन प्रेजेंस थी विनोद खन्ना की, शत्रुघ्न सिन्हा की, प्रेम चोपड़ा की, रंजीत की, शक्ति कपूर की, वो मेरी प्रेजेंस नहीं थी। ये एक कमी थी मुझ में, जिसका मुझे बखूबी अंदाजा था। तो कहीं इंस्पेक्टर बन गया, कहीं वकील बन गया, कहीं हीरो का दोस्त बन गया, कहीं हीरोइन का भाई बन गया। इस तरीके से मैं अपना बावर्ची खाना, अपनी रसोई चला रहा। उसके बाद अब बात आती है तकदीर। तकदीर क्या होती है उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। तकदीर कैसे खुलती है, तकदीर कैसे आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। एक दिन रात के 3:30 बजे राज कपूर साहब ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर रवि मल्होत्रा को फोन किया। ये बात है मई 1980। कहते कि रवि, ऋषिकेश मुखर्जी ने मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी। उसमें एक शायर बना था, लंबा सा, दुबला पतला, भारी सी आवाज वाला, क्या नाम है उसका? उन्हें मेरा नाम भी मालूम नहीं था। उनका साहब उनका नाम लता बोला, उनको लेकर आइए। उसके बाद हमारे घर में तो फोन भी नहीं था, तो वो बेचारा मेरा घर तलाश करता हुआ मेरे घर पहुंचा। मैं समझा शायद ये कहीं रास्ता वस्ता भूल गया है, या हमारी उस लोकेलिटी में काफी फील्ड वाले रहते हैं, तो शायद किसी का पता पूछने आया। कहता कैसा रहता आपका काम? कोई वो राजी ने आपको बुलाया। मैं कहा राजी? राज कपूर? अरे हाँ भाई, राजी ने, राज कपूर साहब ने आपको बुलाया है। मैं कहा राज कपूर ने? मुझे आयु श्योर आप मदाकत हैं? नहीं भाई, आपको बुलाया है। मेरे तो ऐसा लगा जैसे पैरों से जमीन निकल गई। उससे पहले का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उससे पहले हमने ऋषि कपूर के साथ लैला मजनू में काम किया था, और उनके बड़े भैया रणधीर कपूर के साथ एक व्यक्ति राम भरोसे उसमें काम किया था। तो रणधीर, जिसे सब प्यार से टप्पू कहते हैं, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा है, और जो दिल में आता है वो कह देता है।
कोई भी। तो मैंने कहा कि तब्बू आई टी दे, हाँ बोल क्या बात है। मैंने कहा मुझे राज साहब से मिलना है। Why do you want to meet Raj Kapoor? मैंने कहा I would love to work with him. Razak, the kind of film which Raj Kapoor makes, you won't fit into that bracket. He makes heroine-oriented films. ठीक है भाई, हम खामोश हो गए। ये हमारा तीर जो है निशाने पर नहीं लगा है। इसके 4 साल बाद राज साहब ने मुझे बुलाया और इतनी उन्होंने इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा रजा साहब, ये जो हमारी फिल्म ट्रेन रो का किरदार है, हमारे जहन में सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, हमारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। अगर आप मना करेंगे तो फिर शायद हम किसी और के बारे में सोचें। ये राजा भोज कह रहा है गंगू देवी। तो उन्होंने रोल सुनाया। राजा साहब ये सुमेरगंज के राजा हैं ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, और पूरा किरदार कि कैसे उनकी बहू विधवा होती है और कैसे एक दिन उस बहू का ये बाल विधवा का बलात्कार करते हैं, पूरा उन्होंने मुझे कुछ सुनाया। अब बजाय खुश होने के मुझे डर लगा। मैंने ये सोचा कि जितनी मुझ में सलाहियत है, जितना टैलेंट है, ये कुछ मुझे ज्यादा ही समझ रहे हैं, और अगर मैं इनकी कसौटी पे खड़ा तो क्या होगा। डर लगा मुझे। उन्होंने फिर मेकअप मैन को बुलाया, रौनक साहब को एक ऐसी पोज बना के दीजिए, ड्रेस डिजाइनर को बुलाया, इंस्ट्रक्शन दिए, रौनक साहब के लिए एक मशीन बनाइए, इनको हाई बूट्स दीजिए, जैकेट बनाइए। तो मैं बिल्कुल सन्नाटे में। अच्छा, ताज्जुब की बात क्या थी, कहाँ वो नमक हराम का बीमार, जिंदगी से मायूस शायर, दुबला पतला बीमार, और कहाँ ये सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह, यानी जमीन आसमान का फर्क था। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि उस रोल को देखकर कोई इस रोल के बारे में कैसे सोच सकता है। जैसे आप कहेंगे सभा को अकबर मुगल आजम बना दें, वही बात होगी ना। ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आई, आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई। फिर डर पर मैंने काबू पाया और मैंने अपने आप से कहा कि रजा मुराद बेटा, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन, आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है भुवनेश्वर में हॉकी का। मैंने कहा बेटा, ये तेरी जिंदगी का बेहतरीन मौका है, अब तक तू छोटे छोटे रोल करता आया है, ये मौका है। और हॉकी में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, और पेनल्टी स्ट्रोक ये होता है कि गोल कीपर और स्ट्राइकर के दरमियान कोई नहीं होता, 90% गोल हो जाता है उसमें। मैंने कहा रजा मुराद बेटा, तुझे पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। तुझे गोल करना ही है बच्चे, और अगर नहीं करेगा तो तुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं। उसके बाद पहले दिन हम सेट पर पहुंचे, मैसूर में शूटिंग कर रहे थे, मैसूर पैलेस।
उन्होंने जो मुझे इज्जत दी, रथ साहब आए हैं, लाइटमैन को बुलवाया, ऊपर से करवाया और पूरी अपनी टीम को, यूनिटी टीम को खड़ा किया। राधू कर्माकर, सुशील रॉय, अलाउद्दीन, राधू कर्माकर वो तो सिनेमेटोग्राफर, सुशील रॉय वो तो ऑपरेटिव कैमरामैन, अलाउद्दीन खान साहब वो तो साउंड रिकॉर्डिस्ट, कलाचंद्र वापिस चीफ असिस्टेंट, सबको लाइन से खड़ा किया और ऐसे मेरा सबसे परिचय करवाया जैसे मैं कोई हेड ऑफ द स्टेट हूं और सामने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर है और वो अपने कैबिनेट से सबको मिलवाना है। वो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। उसके बाद वो परफेक्शनिस्ट थे, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए, जो शौक होने चाहिए वही चाहिए। तो मैंने भी जी जान से जितनी भी मेरी कैपेसिटी थी मैंने उसमें मेहनत की और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे शॉट से खुश हो गया था, आप गरीब हो, मैंने कहा सर एक और इससे बेटर होता था, एक और अच्छा, और मैं शॉट मुझसे बेटर होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करता था, करवाने वाला ऊपर वाला होता है, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है, करवाने वाला होता है। आज तक दुनिया में कोई माइका लाल बैट्समैन पैदा नहीं हुआ जो ये दावा करके गया कि आज मैं सेंचुरी बनाऊंगा। सेंचुरी बनती नहीं है, सेंचुरी बन जाती है। फिल्में बन जाती हैं, उसके बाद नहीं बनती। मदर इंडिया बन गई, मुगले आजम बन गई, दीवार बन गई, शोले बन गई, उसके बाद क्या हुआ? बन जाती। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, काम ऊपर वाले ने करवाया मुझसे और उसका नतीजा ये हुआ। अब साहब फिल्म का पहला ट्रायल हुआ तो राज साहब ने हमें बुलाया, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, टेक्नीशियंस सबके लिए पहला उन्होंने फिल्म का ट्रायल किया और जैसे ही ट्रायल खत्म हुआ तो राज साहब खड़े हुए, जैसे आप सामने ऑडियंस बैठी है वो खड़े हुए, रतन साहब यहाँ आए, मुझे अपने पास खड़ा किया, कह लगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब आपके मुखालिफ थे कि रजा इस रोल को सूट नहीं करेगा, वो लगेगा ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। हमने कहा साहब हमारी भी आंख है, ये रोल करेंगे तो रजा साहब करेंगे। हमारी आंख है। मेरे बेटों ने आपकी मुखालिफत की, साहब के 3 बैठे, आज ये कहते हैं कि रजा साहब से ज्यादा सुटेबल रोल कोई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यही है कि भाई मेहनत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ऐसा भी कई बार हुआ कि जब मेरे बच्चों का रिजल्ट मैं लेने जाता था, मैं ये कहता था कि तुम पास हो या फेल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यू गिव योर 100%। नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, आप अपना 100% दीजिए। कहीं ये मलाल ना रह जाए दिल में कि हम ने पूरी मेहनत नहीं की। आप मेहनत कीजिए, 100% दीजिए और जो भी नतीजा हो सर झुकाकर उसे कबूल करें। तो कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे बच्चे कई बार कामयाब नहीं हुए, कभी मैंने डांटा, तो डांटने से वो दोबारा पास तो नहीं हो सकते थे। भाई यही कहता था गिव योर 100%। तो हमने उसमें 100% दिया और फिर इंडस्ट्री तो बेड़ो चाल है कि राज कपूर ने लिया है, राज कपूर ने विलन किया है,
फिर दोबारा उन्होंने रामतेरी गंगा मैली शुरू की और उसमें बहुत उन्होंने हमें इंपॉर्टेंट रोल दिया भागवत चौधरी का। एक बात कही उन्होंने, रजा साहब उस वक्त मेरी उम्र थी कुछ, आई वॉज जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने कहा कि रजा साहब ये जो रोल है ये 60 साल के सीनियर बंदे का है। मैंने कभी आपको किसी सीनियर रोल में नहीं देखा, तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ आपको, एक बार स्क्रीन टेस्ट में आपका इस रोल में लेना चाहता हूँ। मैं कहा बिल्कुल। तो साहब फिर उन्होंने मेकअप मैन को बुलाया, ड्रेस मैन को बुलाया, विग बनाइए रजा साहब के लिए, एक मूछ दीजिए इन्हें और धोती कुर्ता बनाइए, एक शॉल दीजिए। और साहब वो डायलॉग मुझे दिए गए स्क्रिप्ट के लिए। देखिए रजा साहब बुरा मानने की बात नहीं है। गंगा के रोल के लिए मैंने अपनी पहली हीरोइन डिम्पल कपाड़िया को बुलाया, वो नहीं जची इस रोल में। मैंने पत्नी कोल्हापुरी को बुलाया, वो भी नहीं जची गंगा के रोल में। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अगर आप उस एज ग्रुप के नहीं लगेंगे तो पहले उन्होंने मुझे गौर कर दिया, कोई बात नहीं साहब, हम विग लगाकर, मूछ लगाकर और धोती कुर्ते और शॉर्ट में हम सेट पर पहुंचे। यूं देखा उन्होंने। ठीक है रजा साहब, आपके स्क्रीन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, आप लग रहे हैं। साहब आपके टैलेंट पर हमें कोई शक नहीं है, हम तो देखना चाह रहे थे कि आप 60 साल के लगते हैं या नहीं लगते। किस तरीके से हमने रामतेरी गंगा मैली में दोबारा उन्होंने हमें लिया उसमें और हमने वो फिल्म मुकम्मल की और बहुत बड़ी हिट वो फिल्म साबित हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि कोई बांध था काम का जो टूटा है, और फिर मेरे पास काम की बाढ़ आ गई। काम की बाढ़ आ गई। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 शूटिंग्स करता था। सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात के 2 बजे घर पहुंचता था। एक भूख थी काम की, एक हवस थी कि 14 साल 1971 से 1985 तक काम की भूख थी, उस भूख को मैं मिटा रहा था। एक दिन रात के 2 बजे जब मैं घर आया, मेरी माँ को मैंने खिड़की पे खड़ा हुआ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा क्यों तू इतना काम कर रहा है, तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेटा, इतना काम मत कर, अपनी सेहत के बारे में सोच। तो मैं उन्हें पिया कहता था, पिया। मैं कहा पिया, मेरी जिंदगी की गाड़ी जो है वो 14 साल लेट चली है, पहले मैं उस लेट गाड़ी को मैं कवर करना चाहता हूँ। 14 साल मैं पहले उसको कवर करना चाहता हूँ। और मैं कहा हमने बहुत तकलीफ उठाई जिंदगी में, हम सब ने। अब इतना काम करके मैं चाहता हूं कि जब हमने तकलीफें साथ उठाई तो हम सब आराम भी साथ उठाए। फिर साहब हमारे घर में एसी नहीं था, पैसे आए, हमने एसी लगवाया घर में, पंखे से काम चलाते थे, एसी था नहीं हमारे पास। तो एसी जब ऑन हुआ तो मेरे दोनों बच्चे एसी के सामने खड़े हो गए, कहने लगे डैडी कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं कहा बच्चों, तुम्हें इस ठंडी हवा में रखने के लिए तुम्हारे बाप को धूप में कितना बुरा था।
वहां से था, फिर गाड़ी चली, काम करता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ख्याल से मैंने 14 साल में शायद मुश्किल से 50 फिल्में भी नहीं की होंगी और उसी का असर है 1985 से 2022 तक 576 फिल्में मेरी बनी और 19 जबानों में मैंने काम किया है, 19 लैंग्वेजेस, विच इंक्लूड इंग्लिश और रशियन। अब आप पूछेंगे कि रशियन फिल्म में मैंने कैसे काम किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज कपूर बहुत पॉपुलर थे रशिया में, तो उनका कोई बहुत बड़ा फैन था मेकर। तो अच्छा, आपने मुझे क्यों लिया इस पिक्चर में, मुझे तो रशियन आती नहीं है। कह लगे नहीं, आप राज कपूर के फेवरेट हैं, आप हमारे आइडियल की फेवरेट हैं, तो हम अपने आइडियल के फेवरेट के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको फिल्म किया। तो उनके बारे में आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा राज कपूर साहब के बारे में। वो मदिरापान के बहुत शौकीन थे और शुद्ध मांसाहारी थे वो, लेकिन जब उनकी फिल्म की नेगेटिव कटिंग शुरू होती थी, नेगेटिव कटिंग से लेके सेंसर सर्टिफिकेट की कॉपी जब तक नहीं मिलती थी, ना वो शराब पीते थे और ना वो मांस मछली का सेवन करते, वो कुर्बानी थी। हम व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं, वो कुर्बानी तो है, ईश्वर की अल्लाह की राह में कुर्बानी है, वो उनकी कुर्बानी होती थी और वो रंग लाती थी। और 2 वक्त मैंने ऐसा देखा कि प्रेम रोग की रिलीज से पहले बीमार पड़ गए, वो गुलाबी चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, वो गुलाब की पखड़ियों जैसे होंठ जो है वो एकदम सफेद हो गए। रेपुटेशन मेरी, फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, उनके लिए जो उनकी फिल्म थी वो उनकी औलाद से ज्यादा, उनकी जिंदगी से ज्यादा अगर उन्हें कोई चीज अजीज थी तो वो उनकी फिल्म थी। उन्हीं की फिल्म का गाना है कि माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता। जब वो फिल्म बनाते थे तो माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय उनकी फिल्म। और साहब बीमार पड़ गए हैं, टेम्परेचर हो गया है, राज कपूर की रेपुटेशन, आर के फिल्म की रेपुटेशन, हर चीज जो है वो दाव पे लगी हुई है। और फिर जैसी फिल्म चलती थी तो वो जो जर चेहरा था फिर उसमें वो गुलाबी होने लगता था, सफेद होंठ फिर लाल होने लगते थे। तो ये 2 बार मैंने देखा, दोनों फिल्म की रिलीज के बाद, प्रेम रोग और रामधरी गंगा वैली की रिलीज से पहले भी वो बीमार हो गए। तो देखिए बात वही है, एक तो लोगों में फिल्म बनाने का नजरिया होता है कि हमें पैसा कमाना है, कमाना भी चाहिए भाई, ये बहुत ही महंगा कारोबार है, सबको पैसा मिलना चाहिए। कुछ लोगों को फिल्म बनाने का शौक होता है, कुछ लोग कारोबार के लिए फिल्म बनाते हैं। राज कपूर साहब में फिल्म बनाने का जुनून था, जुनून।
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन वेटनेस, और वो जुनून पर्दे पर दिखाई देता था, वो जो भी बनाते थे। तो मेरी उनकी 8 साल की एसोसिएशन रही 2 फिल्में, 1980 से 1988 तक 8 साल की मेरी उनकी एसोसिएशन रही। और एक उनमें बड़ी खास बात थी जो लोग नहीं जानते, एक कुदरती भगवान की देन थी, खुदादार सलाहियत थी। आप उनके हाथ में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दें, वो सितार हो, वो गिटार हो, वो ढोल हो, वो तबला हो, वो मैंडोलिन हो, वो संतूर हो, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो महारत के साथ बजा लेते थे विदाउट गोइंग एनी ट्रेनिंग। ये कुदरती बात है। आप दीजिए दुनिया का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दीजिए, बिना सीखे वो बजाते थे। ये उनकी खुसूसियात थी। और एक उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो शम्मी कपूर साहब भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा रजा साहब, हार पहनाया उन्होंने, कहते कि रजा साहब, मैंने अपनी 40 साल फिल्मी जिंदगी में जितने भी फनकारों को डायरेक्ट किया है और जितने भी 3 बेहतरीन फनकारों को मैंने अपनी जिंदगी में डायरेक्ट किया, उसमें से एक आप हैं। आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप तो हमारी आंख का इशारा समझते हैं। तो आप मेरी जिंदगी के 3 बेहतरीन फनकारों में से एक हैं। वो कह के चले गए। तो शम्मी साहब ने कहा, रजा, अब ये कॉम्प्लीमेंट मिल गया है ना, इसी को बहुत समझो, अब कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिल गया, पैसे की जगह कॉम्प्लीमेंट मिल गए, बस सब्र करो तो कुछ मिलने वाला। हालांकि वो एक मजाक की बात। तो ये बात थी, उनमें जुनून था, शिद्दत थी, और यही वजह है कि राज कपूर हुए। एक शेर है कि मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने जलाई है मशाल हवाओं के खिलाफ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी डीमोटिवेटेड हुए हो इस 14 साल के पीरियड के बाद, और फिर उस डीमोटिवेशन से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला? क्योंकि ये 14 साल की स्ट्रगल में भी आदमी कई बार गिव अप कर देता है, यार 14 साल हो गए अभी तक फिल्में नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा उतना, उस लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मुझे मालूम था कि मुझ में कमियां हैं और मुझे उन कमियों को दूर करना है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, उस स्क्रीन प्रेजेंस को मुझे बनाना है। तो मैं क्यों किसी को दोष दूं, क्यों मैं किसी पर उंगलियां उठाई, जब कि खुद मुझे इस बात का एहसास था कि कमियां मुझ में हैं, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। और उन कमियों को दूर 2 फिल्मों ने कर दिया, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा वैली। और एक मिसाल है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। तो जब कामयाबी मिली, पैसे मिले, वाहवाही मिली, तो पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप होती गई। तो मैं, देखिए, मैं तबीयतन में फकीर आदमी, और मैं ये कहता हूं कि टैलेंट जो है, कोई माई का लाल अपने आप में टैलेंट पैदा नहीं कर सकता। टैलेंट तो ऊपर से आता है, मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो टैलेंट आता है। एक शेर है
कि क्या फायदा फिक्रे बेशुकम से होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशुकम से होगा। अब क्या है कि जो कुछ हमसे होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशुकम से होगा। अब क्या है कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से। उसके करम के बिना कुछ नहीं होता, वही देता है। लेकिन उसके दिए हुए टैलेंट को बहुत संभाल के रखो, उसकी दी हुई इज्जत को बहुत संभाल के रखो, क्योंकि बैंक का अकाउंट जो है वो तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन इज्जत का अकाउंट ऐसा है कि अगर आप इसकी इज्जत नहीं करोगे तो बीच चौराहे पर वो आपका इज्जत का अकाउंट निकाल लेगा। वही बात मैं अपनी दोहरा रहा हूं कि अगर इज्जत पाना चाहते हो तो पहले लोगों की इज्जत करना सीखो। तीन चार सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे जितने लोग हमारे पास आते हैं उन्हें हम कई बार बोलते हैं आप पैसा कमाना चाहते हो तो सेल्स सीखो, लेकिन कई लोग सेल्स के अंदर जाते हैं, 2 रिजेक्शन मिलते हैं, अरे यार लोगों ने हमें हीन भावना से देख लिया, ये तो सेल्समैन है, ये देखो पीछे पड़ेगा, ऐसा करके फिर लोग सेल्स छोड़ देते हैं। आप फिल्मों में गए, कई सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको करने पड़े, तो आपने कहा जैसे राज कपूर साहब ने पहला ही कैरेक्टर आपको बताया कि आपको ऐसा रोल करना है, आप डर गए थे, तो आपने कैसे इस चीज को इमेजिन किया होगा कि जब नेगेटिव कैरेक्टर करूंगा घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेगा, आपने इस फियर को ओवरकम कैसे किया था? क्योंकि ये फियर हर किसी का है, कोई सेल्स मैं बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। जो हम नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं कहीं ना कहीं उसका असर हम पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो आज मेरी धर्मपत्नी है, 41 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने ये काम अपनी माता जी पे छोड़ दिया था कि जो लड़की आपको पसंद आएगी, आपकी पसंद गलत हो ही नहीं सकती, तो जो लड़की आपको पसंद आएगी उससे मैं शादी करूं। तो हमारी वालिदा गोपाल के रहने वाली थी, तो जो आज हमारी बेटी है, किसी ने बताया कि बहुत प्यारी एक बच्ची रहती है, उसे दिखाई, तो वालिदा मेरी उनके घर गई और उनके माँ बाप से बात की, हम आपकी बच्ची को देखने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बेटी की आपके यहाँ हो जाए। तो जरा मेरी जो साथ थी थोड़े पुराने ख्याल की, क्या नाम है आपके बेटे का? तो रता भरा। कौन सी फिल्मों में काम किया है उन्होंने? लगे आजकल उनकी फिल्म लगी हुई है एक दूजे के लिए, क्या रोल किया था उन्होंने? तो वो माधवी के भाई शराबी करो, शराबी का। अरे हम अल्लाह वाले लोग हैं, से बस नहीं हो रहे कि हमने लाड़ प्यार से अपनी बच्ची को पाला है, इसे बम्बई भेज दें, शराबी के हवाले कर दें। बहरहाल मैं अपनी बीवी को तब तो जानता नहीं था, तो मेरी बातचीत भी नहीं थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो शादी करूंगी तो मैं इन्हीं से करूंगी, लेकिन घर वालों की मुखालिफत, फिर आज से 41 साल पुराना माहौल, छोटा शहर, मजहबी लोग, 3 मजहब मानने वाले, कहाँ वो शराबी को अपनी बेटी का दे दे। तो एक हमारा जरिया था जिसके जरिए हमारी बात होती थी, तो ना उनके यहाँ था ना मेरे यहाँ था, तो एक थर्ड पर्सन था जिसके जरिए
हम एक्सचेंज करते थे अपने थॉट्स। तो मेरी बीवी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों की बड़ी मुखालफत हो रही है, हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं मेरे घर वाले। तो मैंने कहा कि उनसे एक शेर कह दीजिए मेरी तरफ से, शेर कि खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। या तो हार या पार। अगर आपने मिसाल की सुनी होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे भाई, जब हम आप राजी हैं तो काजी के पास जाना है, 5 मिनट लगते हैं निकाह करने में, कर लेंगे। या तो इस पर राजी हो जाइए, या जहां माँ बाप कहते हैं उनकी बात मान लीजिए। 12 शादी हो गई हमारी, और जो भी उनके ख्यालात थे फिल्म वालों के बारे में वो गलत साबित हुए, और जो रिश्तेदार हमारी मुखालिफत कर रहे थे, शादी के बाद में उनसे बड़े खुलूस से प्यार से पेश आया, तो वो लोग भी बड़े परेशान हुए कि यार ये जो हम सोचते थे इस आदमी के बारे में, ये ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा मिलनसार बाखलाक इंसान है। तो इंग्लिश, इफ यू वांट टू किल समबडी, किल विद काइंडनेस। क्या बात। तो वही हुआ, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि शादी को 41 साल हो गए, और जितना करीब आज हम एक दूसरे को महसूस करते हैं उतना हमने कभी नहीं किया। हर गुजरते साल के साथ जो है हमारी मोहब्बत जो है, हमारा प्यार जो है एक दूसरे के प्रति जो बढ़ता जा रहा है, ये तभी होता है, यह तरफा कभी नहीं हो सकता। दोनों तरफ जो है आग बराबर रखनी चाहिए। वेरी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ, योर लाइफ पार्टनर। ईमानदार होना एक दूसरे के प्रति बहुत जरूरी होता है। जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को ये भी मदद मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था। मेरी आंखों में अपनी वो तस्वीर है, इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत